म्हणतात आपले. आशिक Hello everyone.
DPP is 7. अटेम्प्ट किया है सब लोग? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, सर 3। 0.5 gram of fuming H2SO4 oleum is diluted with water. The solution is completely neutralized by NaOH. Find the percentage of free SO3 in the sample. We have 0.5 gram of oleum sample. ओलियम में क्या क्या होता है? SO3 होता है, H2SO4 होता है। अब इसको ट्रीट करवा रहे हैं NaOH के साथ। NaOH का वॉल्यूम दिया हुआ है, volume given is 26.7 ml and normality is 0.4 normal. The percentage of free SO3 in the sample. NaOH जो है बेस है और H2SO4 एसिड है। NaOH SO3 भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है। NaOH क्या करेगा? दोनों से रिएक्ट करेगा। We can apply law of equivalence. हम लोग आज या कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या होता है? NaOH जिससे भी रिएक्ट करेगा उसका मिली इक्विवेलेंट ऐड कर दो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ SO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। मतलब NaOH SO3 से भी रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से भी रिएक्ट कर रहा है। क्या रिएक्शन होगा? SO3 प्लस NaOH पहला रिएक्शन होगा। दूसरा रिएक्शन होगा H2SO4 प्लस NaOH। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000। दूसरा फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तीसरा फॉर्मूला होता है n फैक्टर इनटू मोलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं मिली इक्विवेलेंट मोल वाला। n फैक्टर SO3 का कितना होगा? SO3 जब एसिड के साथ बिहेव करता है तो SO3 का एसिड के साथ जब बिहेव करेगा तो उसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बता चुके हैं। SO3 को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो, H2SO4 बन जाएगा। H2SO4 2 मोल H प्लस देगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ SO3। मोल ऑफ SO3, बड़ी मोल ऑफ SO3, इसका मास ले लिए x ग्राम, इसका मास हो जाएगा 0.5 माइनस x ग्राम।
हो जाएगा x डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ SO3 80 into 1000. व्हाट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4? H2SO4 भी एसिड है, इसका n फैक्टर 2 होगा, इसका मास है 0.5 माइनस 6 डिवाइड बाय 98, ये हो गया मोल ऑफ H2SO4 into 1000. व्हाट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम है, नॉर्मलिटी है 0.4, वॉल्यूम है 26.7, यहाँ से x मिल गया, x मिल गया तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय 0.5 into 100. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अप टू 16 कोई डाउट है? हाँ सर। इस रिएक्शन में क्या किए, ओलियम सैंपल है तो SO3 और H2SO4 है, 0.5 ग्राम है इसका, इसका x ग्राम ले लिए, इसका 0.5 माइनस x ग्राम ले लिए, इसको मिक्सचर को रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ। NaOH बेस है, SO3 से भी रिएक्ट करेगा और H2SO4 से भी रिएक्ट करेगा। दोनों जगह NaOH का n फैक्टर सेम है, n फैक्टर NaOH का यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो ऐसे केस में हम लोग इसका मिली इक्विवेलेंट प्लस इसका मिली इक्विवेलेंट हम लोग ऐड करके NaOH के मिली इक्विवेलेंट के बराबर कर सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ SO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। n फैक्टर SO3 का क्या होगा, SO3 विल रिएक्ट विद n फैक्टर SO3 कैलकुलेट करने के लिए H2O से रिएक्ट करवा दो, H2SO4 बन जाएगा, it will give 2H plus plus SO4 2 minus, n factor of SO3 is 2, mole of ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए into mole of SO3 into 1000, what is equivalent of H2SO4, n factor 2 mole of H2SO4 into 1000, that is equal to normality into volume in ml, normality हो गया 0.4, volume हो गया 26.7, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा तो परसेंटेज ऑफ SO3 क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय 0.5 into 100, 17, 18, 19, कोई डाउट नहीं है? नहीं है सर। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, इसको डाउट है उसमें? हाँ सर। जी सर। क्वेश्चन था, ओलियम का परसेंटेज दिया हुआ है, ओलियम का परसेंटेज कितना दिया हुआ था, 104.5%।
बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। 100 ग्राम यदि ओलियम सैंपल ले लें, SO3 प्लस H2SO4, इसमें x ग्राम होगा SO3 का और ये होगा 100 माइनस x ग्राम। इसमें कितना ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं? 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं। तो SO3 से रिएक्ट करेगा, SO3 will react with H2O to give what? H2SO4. What is mass of SO3? Mole of SO3, x by 80. What is mole of H2O? 2.5/18. अब दोनों का मोल इक्वल होना पड़ेगा। x by 80 इक्वल टू 4.5 by 18. x बराबर कितना आ गया? 45. x बराबर आ गया 20। बताओ व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फ्री SO3? x by 100 into 100, 20% आ गया। यानी कि इस मिक्सचर में 20% SO3 है। नाउ वी आर टेकिंग कितना ग्राम ले रहे हैं सैंपल का? 10 ग्राम। 10 ग्राम। तो 10 ग्राम में बताओ H2SO4 का मास कितना हो जाएगा? 10 का क्या? 10 का 20%. 20%। 20%. मतलब कितना ग्राम हो गया? 2 ग्राम। 2 ग्राम. H2SO4 ओल्ड का मास कितना हो जाएगा? 8 ग्राम. 8 ग्राम। अब 10 ग्राम में कितना ग्राम वाटर ऐड करना पड़ेगा? 100 ग्राम में 4.45 ग्राम वाटर ऐड कर रहे थे, तो 10 ग्राम में कितना ऐड करेंगे? 100 ग्राम में ऐड करना पड़ रहा था 4.5 ग्राम। 100 ग्राम रिक्वायर्स 0.45. 4.5 ग्राम H2O। तो 10 ग्राम रिक्वायर्स यूनिटरी मेथड 4.5 बाई 100 इंटू 10 कितना आ गया? 0.45। तो 0.45 ग्राम वाटर इसमें ऐड कर रहे हैं। अब दोनों में रिएक्शन होगा SO3 प्लस H2O, दैट विल गिव व्हाट? H2SO4 न्यू। यहां बताओ कितना मोल हुआ इसका? 2/80. 2/80 और H2O का मोल कितना हो जाएगा? 0.45/18. बाई 18. 80। तो 2/18 का मतलब कितना हुआ? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.04. नहीं 0 पॉइंट कितना होगा? 0.25। और 0.45/18 क्या होगा? जीरो 0.45/18 क्या होगा? 0 पॉइंट सर वही होगा 0.025. 0.025 होगा। दोनों सेम ही होगा। हाँ, सेम ही आएगा। जीरो 0.45 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या? तो 2 ग्राम हो गया। 0.025 और इसका भी होगा 0.45 डिवाइड बाई 18, 0.25। दोनों का मोल इक्वल आ गया 0.025। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ना। 90 मिलीग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन में बोला है कि
10 ग्राम ऑफ दिस सैंपल 90 milligram. वाटर ऐड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए, 90 मिलीग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं। 90 मिलीग्राम का मतलब इसका मोल कितना हुआ SO3 का? 2 divided 80 और इसका कितना हुआ? 90 10 -3 to minus 3 18 इसका तो 0.025 आया था, इसका कितना आएगा? 0.005 इसका मोल तो कम है, इसका मोल ज्यादा है। ये ज्यादा है, कम है। तो t इक्वल टू 0 पे इसका मोल ज्यादा है, इसका मोल कम है, तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका कितना मोल बच जाएगा? 0 इसका कितना मोल बन जाएगा? 0.025 माइनस 0.005 इसका कितना मोल बनेगा? 0.005 तो आफ्टर रिएक्शन हम लोग को सबका मोल मिल गया। तो सॉल्यूशन में टोटल H2SO4 कितना है पूछा है, फ्री SO3 पूछ रहा है, और टोटल H2SO4 का मास पूछा है और फ्री SO3 पूछा है फाइनल सॉल्यूशन में। तब बताओ फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या है, बताओ। फाइनल सॉल्यूशन में SO3 भी बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? H2SO4 old H2SO4 ओल्ड बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? H2SO4 न्यू भी तो बना। हाँ तो बताओ SO3 का मास कितना होगा? SO3 का मोल है 0.02, 02 इसका मास कितना हो जाएगा? 0.02 इंटू क्या? 80 80 का। H2SO4 ओल्ड का मास कितना होगा? वो तो 8 ग्राम था ना। हाँ और H2SO4 न्यू का मास कितना होगा? 0.0098 तो टोटल मास ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है? 0.05 005 इंटू 98 कितना आ जाएगा? 0.49 49। बताओ व्हाट इज टोटल मास ऑफ H2SO4? क्वेश्चन में टोटल मास ऑफ H2SO4 पूछा है। 8 प्लस 0.49, व्हाट इज दिस? 8.49। and what is percentage of free SO3 in this sample? So what is mass of SO3 in this sample? 0.02 into 80 divided by total mass. टोटल मास कितना हो जाएगा? 0.02 into 80 plus 8.49 into what? 100. 100 This is percentage of free SO3.
कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोचियोमेट्री। Stoichiometry is the branch of physical chemistry which deals with calculations based on quantitative relationship between reactants and products. It is the branch of physical chemistry which deals with calculation based on quantitative relationship between reactants and product based on unit of amount. Problems of stoichiometry can be divided into following types. First is problem based on weight relationship. Weight relationship. This is also called gravimetric analysis. Second is called weight volume relationship. Third is called volume relationship. Or this is called volume relationship can be divided into two parts. First part is for gases. For gases, this part is called audiometry or gas analysis. And for solution, this part is called titration or volumetric analysis. The first part is weight relationship or gravimetric analysis. Second part is weight volume relationship, and third part is volume relationship. Volume relationship को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. गैस के लिए बोलते हैं ऑडियोमेट्री, AUDIOMETRY, और गैस एनालिसिस. सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं टाइट्रेशन, TITRATION, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस.
Problems of stoichiometry may be solved by following methods. First is called mole method. Second method is called POAC method, principle of atomic conservation. Third method is called factor level method. And fourth method is called equivalent method. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो यूज किए थे वो इक्विवेलेंट मेथड का ही पार्ट है, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. At first we can learn mole concept, mole method. मोल मेथड में पहला स्टेप है एट फर्स्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शंस मेंशन्ड इन क्वेश्चन. एट फर्स्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन मेंशन्ड इन क्वेश्चन. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बता दिए हैं सबको. बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो गया है ना. हाँ सर. At first balance chemical reaction mentioned in question. Second part, second step, use a stoichiometric coefficient of balanced chemical reaction to correlate the moles of reactants or products. And third step is use unitary method to get the required amount of reactants or products. ये 3 स्टेप हम लोग को फॉलो करना है. कैसे फॉलो करेंगे अभी देखेंगे उसका एग्जांपल. मोल मेथड में सबसे पहला कंडीशन है कि पूरा रिएक्शन को बैलेंस करना है. उसके बाद बैलेंस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कोरिलेट करेंगे. स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका मोल के बारे में बताता है और फिर हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करके जो अमाउंट चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का उसको फाइंड आउट कर लेंगे. कॉपी कर लिए सब लोग. हाँ सर. एक क्वेश्चन करते हैं. फाइंड मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड by combustion of 1.5 gram of ethane.
तो C2H6 का O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। कोई भी कंबसन रिएक्शन को हमेशा हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना चाहिए। ये कंबसन रिएक्शन है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लो। कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 कर दो, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया राइट साइड में 7 हो गया, तो यहाँ पे कर दो 7/2। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो गया। अब रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस करने के बाद हम लोग इसका मोल कोरिलेट कर सकते हैं। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या बता रहा है, इसका कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 7/2 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता रहा है बैलेंस केमिकल रिएक्शन का कि यदि if 1 mole of C2H6 reacted with 7/2 mole of O2, then 2 mole of CO2 are produced. So what we can write directly, 1 mole of C2H6 produced 2 moles of CO2. 1 mole of CO2, 2 mole of CO2 produce, 1 mole of C2H6 2 mole CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है। बताओ हम लोग के पास कितना मोल है C2H6 का? C2H6 का मोल है 1.5/30। तो 1.5/30 मोल ऑफ C2H6 कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा? 2 इंटू वाट 1.5/30। तो मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस मिल गया, मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस मिल गया। तो व्हाट इज मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस? ये हो गया 3/30 इंटू वाट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 4.4 ग्राम। 4.4 ग्राम। Next we can write method to represent change in method to represent change in method to represent change in reaction या method to represent change in a chemical reaction as a function of time. Method to represent change in chemical reaction as a function of time. The following methods are used. पहला मेथड बोलते हैं X मेथड। X method is also called extent of reaction method. Second method is called alpha method or degree of dissociation method. Third method is called beta method or this is called degree of association method. ये तीन मेथड यूज करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम लोग
लास्ट क्लास में देखे थे। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। तो पहला मेथड एक्स मेथड के बारे में देखेंगे। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी दैट इज गिविंग सी सी प्लस डी डी, इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन किसके बारे में बताता है? A mole of A reacted with what? B mole of B to produce C mole of C and D mole of D. What happen at T equal to 0? इसका P मोल है, इसका Q मोल है। T equal to T पे क्या होगा? इनिशियली इसका मोल P है, इसका मोल Q है। ये हम लोग बाहर से लिए हैं A और B का। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बताता है कि if A mole of A reacts with B mole of B, it will produce C mole of C and D mole of D. तो चेंज हमेशा जो दिखाएंगे वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के हेल्प से दिखाएंगे। एट एनी अननोन टाइम टी, दिस टाइम इज अननोन, लेट अस सपोज इसका एक्स मोल रिएक्ट कर रहा है, एक तो एक्स मोल रिएक्ट करेगा। जैसे हम लोग क्या बोल रहे थे, इसका ए मोल रिएक्ट करेगा तो इसका बी मोल रिएक्ट करेगा, इसका कितना प्रोड्यूस होगा? सी, इसका डी। इसका एक्स मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? बी एक्स। इसका कितना प्रोड्यूस होगा? सी एक्स, इसका डी एक्स। इसका कितना बच जाएगा? P माइनस क्या? X। इसका कितना बच जाएगा? Q माइनस X। X मोल रिएक्ट कर रहा है तो इतना बच जा रहा है, Bx मोल रिएक्ट कर रहा है तो इतना बच जा रहा है। इसका कितना मोल प्रोड्यूस होगा? Cx। इसका कितना होगा? Px। तो दीज आर मोल ऑफ A B C D एट एनी अननोन टाइम t। X क्यों किए? क्योंकि X अननोन है। इसी मेथड को बोलते हैं X मेथड। एक्स मेथड के हेल्प से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? रिएक्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, those reactant of chemical reaction which are completely consumed, or reacted at the end of reaction. रिएक्शन के एंड में जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है उसी को हम लोग लिमिटिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब व्हाट इज कंडीशन ऑफ ए एज लिमिटिंग एजेंट? इसको AR से रिप्रेजेंट करेंगे, LR। मान लो कि ए लिमिटिंग एजेंट है, यदि लिमिटिंग एजेंट होगा तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, T टेंड्स टू इंफिनिटी रिप्रेजेंट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एट T टेंड्स टू इंफिनिटी हम लोग ए को लिमिटिंग एजेंट एज्यूम कर रहे हैं। कंडीशन फॉर ए एज है AS। ए एज लिमिटिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा? T टेंड्स टू इंफिनिटी पे P माइनस AX इज इक्वल टू 0। P माइनस AX 0 होना पड़ेगा जब रिएक्शन कंप्लीट होगा। यहां से देखो X का वैल्यू मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया? P बाई ए। X का वैल्यू P बाई ए आ गया। बताओ मोल्स ऑफ B क्या होगा? Q माइनस BX, और X का वैल्यू तो मिल गया P बाई ए।
तो यदि ए लिमिटिंग एजेंट है तो मोल्स ऑफ बी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। यदि ए लिमिटिंग एजेंट है तो ए खत्म हो गया, बी बचा हुआ है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो यहां से आ गया Q ग्रेटर देन BP बाई ए। तो यहां से क्या आ गया, A बाई बी ग्रेटर देन P बाई Q। तो दिस इज कंडीशन फॉर A एज लिमिटिंग एजेंट। मतलब बैलेंस रिएक्शन के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो गिवन मोल रेशियो से ज्यादा होगा तो जो न्यूमिनेटर में है वो लिमिटिंग एजेंट होगा। न्यूमिनेटर में कौन है, ए है, ए लिमिटिंग एजेंट होगा। सर और एक बार क्या लास्ट लाइन क्या बोला था वो एक बार बोल दीजिए। हम बोले कि ए यदि लिमिटिंग एजेंट है, ए लिमिटिंग एजेंट है तो P माइनस एक्स 0 होना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू मिल गया, अब एक्स का जो वैल्यू आया हम बी में पुट कर दो। तो बी में पुट किए तो क्या मिल गया, Q माइनस बी इंटू ए, बी इंटू एक्स। तो यदि ए लिमिटिंग एजेंट है तो इसको मोल ऑफ बी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। तो यहां से क्या गया, Q ग्रेटर देन बीपी बाई ए। अब ए को इधर ले जाओ, बी को नीचे ले आओ, तो ए बाई बी ग्रेटर देन पी बाई क्यू। ए बाई बी क्या है, व्हाट इज ए बाई बी? ए बाई बी इज रेशियो ऑफ Stoichiometric coefficient of reactance. stoichiometric coefficient of reactants in balanced chemical reaction. And what is P by Q? Ratio of Given moles of given mole. reactants. If the stoichiometric coefficient of reactants is greater than given mole ratio, तो कौन लिमिटिंग एजेंट होगा, जो न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में कौन है, ये है, यानी कि ये लिमिटिंग एजेंट। What is condition for B as limiting agent? यदि B को लिमिटिंग एजेंट होना है तो T टेंड्स टू इंफिनिटी पे किसको 0 होना पड़ेगा, बताओ? B को 0 होना पड़ेगा। क्या लिखोगे, Q माइनस BX zero. वैल्यू ऑफ X। Q by B. इस बार किसका मोल बच जाएगा, एक है A का कितना बच जाएगा, P माइनस AX, X का वैल्यू Q by B आ गया। इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 0. यहां से हम लोग को क्या मिल गया इस बार, B बाई A ग्रेटर देन व्हाट, Q बाई। Q by B. फिर से वही चीज, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो गिवन मोल रेशियो से ज्यादा है, कौन लिमिटिंग एजेंट होगा, जो न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में कौन है, B. B है। तो व्हाट वी कैन राइट, we can write a rule, if ratio of stoichiometric coefficient of reactants in a balanced chemical reaction is greater than ratio of given moles of reactants, then that reactant will be limiting reagent which is present in न्यूमिनेटर। जो न्यूमिनेटर में प्रेजेंट होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। एनी डाउट?
मान लो कोई रिएक्शन है, 7 ग्राम ऑफ N2 गैस इज मिक्स्ड विथ 6 ग्राम ऑफ H2 gas to produce ammonia. Find mass of ammonia gas produced. तो हम लोग के पास क्या है, N2 गैस है, N2 गैस H2 गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। बैलेंस कर लो। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस हो गया, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो गया। N2 का मोल कितना दिया हुआ है, 7। इसका मोल कितना आ जाएगा, 7 बाई क्या, इसका मोलिकुलर वेट N2 का 28 होता है, ये हो गया 1/4। व्हाट इज मोल्स ऑफ H2 गैस, H2 गैस का मोल कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई H2 का मोलिकुलर वेट कितना आ गया, T इक्वल टू 0 पे इसका मोल है 0.25 मोल और इसका मोल कितना है 3 मोल। तो T इक्वल टू T पे क्या लिख सकते हैं, चेंज 0.25 माइनस इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3 मोल रिएक्ट करेगा, इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा बताओ, 3 - 6 इसका 2x, इसका कितना फॉर्म होगा 2x। लेट N2 इज लिमिटिंग एजेंट, मान लो N2 को लिमिटिंग एजेंट ले लिए तो N2 लिमिटिंग एजेंट होगा तो 0.25 माइनस x क्या करना पड़ेगा बताओ, x का वैल्यू कितना आ गया 0.25। क्या ये सही है या गलत है देख लेते हैं। तो बताओ H2 का मोल कितना बच गया, व्हाट इज मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट, 3 माइनस 3 इंटू 0.25। पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, पॉजिटिव, यानी कि हमारा जंक्शन सही है, N2 इज लिमिटिंग एजेंट। N2 यदि लिमिटिंग एजेंट है तो दिस इज करेक्ट वैल्यू ऑफ x, करेक्ट वैल्यू ऑफ x इज 0.25। तो व्हाट इज मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, 0.25 into 2 0.5। तो व्हाट इज मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, 0.5 into 70। 5 into 17। अमोनिया का मोलिकुलर मास 17 होता है, यहाँ से हम लोग को अमोनिया का मास मिल गया। इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड, N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, क्या दे रहा है 2NH3 गैस। बताओ इसका कितना मोल था, 1/3। और इसका कितना मोल था 3 मोल। बहुत आसान तरीका बताते हैं, बताओ 1 मोल N2, if 1 mole N2 completely reacted if 1 mole of N2 completely reacted, then what is mole of NH3 produced, NH3 का कितना मोल प्रोड्यूस होगा 2। इसका 1 मोल कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो इसका कितना मोल बनेगा 2। तो बताओ इस कितना मोल है हमारे पास N2 का 0.25।
तो एमोनिया कितना मोल मिल जाएगा 0.25 इंटू 2 0.5। वैसे बताओ इफ 3 moles of H2 completely reacted, then what is moles of ammonia produced? 2/3. 2। 2. 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2/3। कितना मोल है हमारे पास 3। कितना 3. आया 2. अब बताओ ये दोनों में 0.5 और 2 में लेस कौन है? 0.5. लेस है। 0.5 इज लेस। इसका मतलब N2 क्या होगा? लिमिटिंग। Limiting agent. What is meaning of this? Those reactant which produce least number of moles of product are called limiting reagent. Those reactant या the reactant which produces least number of moles of product, जो सबसे कम मोल प्रोड्यूस करेगा is called limiting reagent. जो सबसे कम मोल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करेगा उसको लिमिटिंग एजेंट बोलेंगे। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर. मेथड 3। मेथड 3 मान लो N2 गैस है प्लस 3H2 गैस, इसका 0.25 मोल है और इसका 3 मोल है। तो बताओ 1 मोल ऑफ N2 required how many moles of H2? 3 moles of H2। इसका कितना मोल है? 0.25 है। इसके लिए कितना चाहिए बताओ? 3. 0.75 मोल्स ऑफ H2 चाहिए। 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए तो 0.25 के लिए कितना चाहिए? 0.75। हमारे पास कितना है? 3. हमारे पास तो बहुत ज्यादा है, 3 है। जितना चाहिए उससे ज्यादा है हमारे पास H2, यानी कि क्या होगा? N2। Limiting agent. इसको उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 3 moles of H2 required how many moles of N2? 1 mole of N2। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 1/3। तो 3 के लिए 1/3. कितना चाहिए? 1. 1/3 इंटू 3 कितना मोल चाहिए? 1. हम लोग को 1 मोल चाहिए, लेकिन हम लोग के पास कितना मोल है? 0.25. कम है। हम लोग को H2 को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए N2 का 1 मोल चाहिए, लेकिन हम लोग के पास 0.25 ही है, कम है। कम जाएगा N2, यानी कि H2 पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब N2 इज लिमिटिंग एजेंट। अब N2 लिमिटिंग एजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग NH3 का मोल कैलकुलेट कर लेंगे।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट मेथड 4 हम लोग इक्विवेलेंट मेथड में सीखेंगे। डिफिनीशन अभी पढ़ लेते हैं। द रिएक्टेंट विथ minimum number of equivalent or milli equivalent जिसका इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट सबसे कम होगा वही लिमिटिंग एजेंट। जिसका इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट सबसे कम होगा वही लिमिटिंग एजेंट। इसको हम लोग इक्विवेलेंट मेथड में डिटेल में पढ़ेंगे। n फैक्टर तो कैलकुलेट करना सीख ही लिए हैं, देख ही लेते हैं। इसका मूल्य था 0.25, इसका कितना था? 3 था। बताओ n2 का n फैक्टर कितना होगा? व्हाट इज n फैक्टर ऑफ n2? n2 जा रहा है NH3 में, n2 जा रहा है NH3 में। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 0 है, यहाँ -3 है। नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो, यहाँ कितना होगा? 0 × 2 × 1, यहाँ कितना होगा? -3 × 1 × 2। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा सर? 6। सिमिलरली H2 कहाँ जा रहा है? NH3 में। यहाँ पे बैलेंस कर लो किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है। बैलेंस कर लो, इधर 0 हो गया, इधर 1 × 3 × 1 हो गया। इधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट को 1 से और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? N2 + 3H2 क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 4NH3। 4NH3। एक मिनट, गड़बड़ कर रहा है कुछ। सबसे पहले तो यह आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है ना। हाँ है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है? 0। 0। यहाँ कितना है? 0 -3। यहाँ नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है। कितना है? 0 × 2 × 1। इधर कितना है? हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है। यहाँ कितना है? 0 × 2 × 3। और इधर कितना है बताओ? 2 × 1 × इधर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इधर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है। क्या फैक्टर हो जाएगा इसका? नाइट्रोजन का 6/1। इसका क्या होगा? 6 तो बताओ व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ N2? N2 का इक्विवेलेंट कितना होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है n फैक्टर × नंबर ऑफ मोल्स। n फैक्टर कितना है N2 का? 6। मोल कितना है? 0.25। कितना आ गया? 0.15। व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2? H2 का n फैक्टर कितना है? 2। H2 का n फैक्टर 2 है। और H2 का बताओ मोल कितना है? 3। किसका इक्विवेलेंट कम हुआ? 1 नाइट्रोजन का। ये N2 × किसी को कोई डाउट है?
सबको समझ में आ गया? हाँ सर। एक और क्वेश्चन करते हैं लिमिटिंग एजेंट का। लिमिटिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स of APOH all thrice solid that can be produced by alloying 1 mole of FeS2, 2 moles of H2O and 3 moles of O2 to react. इसका कितना मोल दिया हुआ है बताओ? Fe2S3 का 1, H2O का कितना दिया है 2 और O2 का कितना दिया है 3। क्वेश्चन में FeS2 है। तो बोल रहा है कि APOH all thrice का कितना मोल प्रोड्यूस होगा। चलो सबसे आसान मेथड से करते हैं। देखो सिर्फ इसी का मोल पूछा है ना, तो एक्स मेथड अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। बताओ इसका 2 मोल से इसका कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल से APOH all thrice का कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है? पूरा लिखने का जरूरत नहीं। 4 4। एक से कितना प्रोड्यूस होगा बताओ? डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 इसका 6 से कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है? 4 इसका 6 से 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 से कितना प्रोड्यूस होगा? 2/3 2/3 4/6। 6 से 4 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 से कितना होगा? 4/6। तो 2 से कितना प्रोड्यूस होगा? कितना आ गया बताओ? 4/3 4/3 अब बताओ इसका 3 मोल से इसका कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है? 4 तो 1 से कितना होगा? 4/3 4/3 3 से 4 हो रहा है, तो 1 से 4/3। तो 3 से कितना होगा? 4/3 इंटू। तो फिर लिस्ट मोल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? H2O H2 यानी कि लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया? H2 H2 एंड व्हाट इज मोल ऑफ APOH all thrice produced? 4/3 समझ में आ गया सबको? हाँ सर। Equal weights of phosphorus, equal weight of phosphorus and oxygen are heated
in a closed vessel producing P2O3 and P2O5 in a 1:1 mole ratio if the limiting component is exhausted. Find which component and also what fraction of it is left over. फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? P4. ऑक्सीजन का होता है O2. रिएक्ट करके क्या बना रहा है? P2 एंड O3 एंड P2O5 बना रहा है. 1:1 मोल रेशियो भी दिया हुआ है. बैलेंस कर लो. फास्फोरस बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप 4 लिखना पड़ेगा. इक्वल 0 पे दोनों का इक्वल वेट बोला है. अब इस क्वेश्चन में देखो, सिर्फ ये नहीं पहचाना है कि लिमिटिंग एजेंट कौन है या प्रोडक्ट का मोल क्या है. इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए. जहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए वहां एक्स मेथड यूज करना सबसे सही रहता है. एक्स मेथड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा तुमको. बिल्कुल मैथमेटिकल है एक्स मेथड. इक्वल वेट मतलब इसका W ग्राम ले लिए तो इसका भी W ग्राम, तो इसका मोल कितना हो जाएगा? W/124 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4. इसका W/32. चेंज दिखा दो. चेंज क्या होगा? W/124 माइनस x, क्योंकि इसका 1 मोल रिएक्टर जैसा 4 मोल रिएक्टर. W/32 माइनस 4x. इसका क्या बनेगा? x. इसका भी x. ये हो गया एक्स मेथड. अब लिमिटिंग एजेंट कौन होगा? लिमिटिंग एजेंट पहचानने के लिए देख लो. लेट P4 इज लिमिटिंग एजेंट. यदि P4 लिमिटिंग एजेंट होगा तो W/124 माइनस x 0 होगा. तो x का वैल्यू हो जाएगा W/124. तो व्हाट इज मोल्स ऑफ O2? W/32 माइनस 4 इंटू W/124. ये क्या आ गया? निगेटिव आ गया. निगेटिव आ गया O2 का मोल. यानी कि P4 लिमिटिंग एजेंट, P4 वाज नॉट लिमिटिंग एजेंट. यानी कि लिमिटिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होगा. इफ O2 इज लिमिटिंग एजेंट तो क्या लिखोगे? W/32 माइनस 4x 0. x का वैल्यू कितना आ जाएगा? W/128. तो बताओ P4 का कितना मोल बच गया? P4 left. W/124 माइनस x. ये आ गया 4W/124 इंटू 128. कितना आ जाएगा? W कितना? 31 इंटू 128. इतना मोल्स P4 का बच गया.
पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव Positive. मोल्स ऑफ P4 लेफ्ट इज दिस, पॉजिटिव है। तो O2 का मोल, P4 का मोल मिल गया हम लोग को। O2 तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन के बाद, रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो A जीरो हो जाएगा, A जीरो नहीं होगा। तो बोल रहा है क्या, कितना, which component is completely exhausted, O2, and also what fraction of it is left, कितना फ्रैक्शन बच गया है, क्या लिखोगे? व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ P4 लेफ्ट? फ्रैक्शन ऑफ P4 लेफ्ट क्या लिखोगे? कितना बचा हुआ है P4? W/124 माइनस W. W/124 माइनस क्या, W/128 डिवाइड बाय, 28. शुरू में कितना था? W124. कितना फ्रैक्शन बच जाएगा? और दिक्कत है यहाँ तक किसी को? सर और एक बार बोल दीजिए तो। इसमें क्या किए, P4 और O2 है, दोनों को मिक्स कर दिए। T को 0 पे इसका इतना मोल है, इसका इतना मोल है। T को T पे क्या होगा, इसका x मोल ऐड करेगा तो इसका 4x मोल ऐड करेगा तो इसका भी x बनेगा, इसका भी x बनेगा। P4 इज लिमिटिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा, W/124 माइनस x बराबर क्या, 0। x का वैल्यू मिल गया, ये वाला x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। O2 का कितना मोल बचा है बताओ, W/32 माइनस 4x, निगेटिव आ गया, यानी कि P4 लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा। वैसे ही इसका मोल 0 कर दो, इसका मोल 0 करोगे तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ गया, x का वैल्यू। तो P4 का मोल कितना बच जाएगा, W/124 माइनस x, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, यानी कि O2 लिमिटिंग एजेंट है। O2 लिमिटिंग एजेंट है तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा, W/124 माइनस x, शुरू में कितना था W/124, वही फ्रैक्शन हो जाएगा। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर. सेकंड मेथड होता है अल्फा मेथड। अल्फा मेथड हम लोग लास्ट क्लास में पहले ही देख चुके हैं, जैसे A इज गिविंग B प्लस C प्लस D, तो इसका आई डिफाइन करते थे। आई क्या होता था, सॉरी, अल्फा मेथड क्या होता है, T को 0 पे मान लो इसका ये मोल है, तो T को T पे क्या लिखोगे, A माइनस x x x x। अल्फा क्या डिफाइन करते थे, कितना X by किया, और शुरू में कितना था, x बराबर A अल्फा। अब इस x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो अल्फा मेथड हो गया। x मेथड और अल्फा मेथड में सिर्फ क्या डिफरेंस है, x के जगह अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, अल्फा मेथड आ जाएगा। जैसे मान लो 5A इज गिविंग 3B प्लस 8C, इसको हम लोग अल्फा मेथड लिखना है। शुरू में मान लो मोल A है, टाइम T को T पे क्या होगा बताओ, A माइनस, क्या लिखोगे, 5x, 5x, ये क्या होगा 3x, ये क्या होगा 3x, 8x, अल्फा, क्या लिखोगे बताओ इसका, x by इसका अल्फा क्या लिखोगे, 5x बाई क्या, ये, A यहाँ से 5x का वैल्यू क्या आ गया, ये अल्फा, alpha, वैल्यू पुट कर दो। A माइनस 5x का वैल्यू कितना है, A अल्फा, A alpha, इसका वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 3A alpha by 5, A अल्फा बाई 5, तो 3A अल्फा बाई 5, ये कितना हो जाएगा, 8A alpha by 5. इसी को अल्फा मेथड बोलते हैं।
तो लास्ट क्लास में पढ़े थे फॉर एनी रिएक्शन ए ने इज गिविंग एन ए, आई का वैल्यू क्या पढ़े थे? ये फॉर्मूला भी याद करना, इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेपर डेंसिटी बाय ऑब्जर्व Observed liquid. पावर कैपिटल डी बाय। Small d. थर्ड मेथड होता है बीटा मेथड, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ Association. Association. मेथड। डिग्री ऑफ एसोसिएशन मेथड में क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, दो चीज एसोसिएट होके एक बन जाता है। एन इज गिविंग एन, टी इक्वल टू 0 पे इसका ए था तो टी इक्वल टू टी पे क्या लिखते थे? ए माइनस क्या लिखोगे? एन एक्स। NX क्या होगा? X. बीटा डिफाइन करते थे एन एक्स बाई क्या? A. यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल गया तो ये हो जाएगा ए माइनस ए बीटा, ये होगा ए बीटा बाई एन। आई डिफाइन कर लेंगे, ऑब्जर्व मोल। आई का फॉर्मूला पहले ही प्रूव कर चुके हैं तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे केस में आई का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? 1 plus beta 1 by n minus 1. इज इक्वल टू इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व। Observed. तुम लोग ग्रुप में आरसी मुखर्जी का सॉफ्ट कॉपी भेजे थे क्या? हाँ सर। हाँ भेजे थे। हाँ सर। जी सर भेजे थे। तो नेक्स्ट होमवर्क है जेडबलई वालों के लिए। आरसी मुखर्जी का चैप्टर 1 का सोल्ड एग्जाम्पल और अनसोल्ड पूरा अटेम्प्ट करके आना है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जेई मेन और नीट वालों को इसका सिर्फ सोल्ड एग्जाम्पल करेंगे, जो कंपलसरी है वो बोल रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव करेंगे। सब्जेक्टिव उनका इंटरेस्ट पे है, सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नंबर ऑफ क्लासेस भी इंक्रीज होगा। अपडेट टाइम टेबल संडे को आप लोगों को मिल जाएगा, और इस संडे को टेस्ट बोले थे क्या? इस संडे को टेस्ट बोले थे क्या? नहीं बोला सर। नहीं बोला. अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट संडे से करवाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.